हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास में। आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पहले 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा वहाँ से हम देखते हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे इनर्शिया। इनर्शिया कैसे डिफाइन किया जाता है? इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which body cannot change its state of rest or state of motion or state of direction unless some external force act on the body। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इनर्शिया की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? इनर्शिया की एक प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी जो है वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती अपने आप से, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, कोई बॉडी अगर मूव डायरेक्शन अपनी चेंज अगर नहीं कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। तो रेस्ट से मोशन में तभी आएगी जब फोर्स लगेगी, मोशन से रेस्ट में तभी आएगी जब फोर्स लगेगी, डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, ये इनर्शिया है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया। ज्यादा मास है तो इसका मतलब इनर्शिया भी ज्यादा ही होगा। मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया। ठीक है, आइए हम आगे अब इसमें निकलते हैं, टाइप ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें कैसे लिखना है इसको? अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन at rest unless it is acted upon by some external force। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो बॉडी की टेंडेंसी होती है दैट इट विल रिमेन एट रेस्ट। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, व्हेन अ कारपेट इज बीटन with stick, then carpet moves, but dust particles remains at rest। ठीक है,
डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट। जब एक कारपेट को एक स्टिक से हिट करते हैं, कारपेट हल्का सा मूव करता है और डस्ट निकलती है उसमें से, तो डस्ट पार्टिकल जो है उनका टेंडेंसी होती है टू रिमेन एट रेस्ट, तो वो अलग हो जाते हैं कारपेट से। नंबर 2, इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी विच इज इन मोशन अगर पहले से मोशन में है, देन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन unless it is acted upon by some external force। किसी एक्सटर्नल फोर्स से, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तब तक बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। इसका आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं? पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस हैज टू वॉक some steps on road। अगर if a person who's moving who's jumping from moving bus, उसको मूव करना पड़ेगा कुछ समय तक, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है उस पर भी, तो he has to walk some steps on the road along with the bus। ठीक है ना, आपको पता ही है ये। so this is a case of inertia of motion, ये इसका केस है। थर्ड, this is inertia of direction। body moving in straight line cannot change its direction cannot change its direction unless acted upon by some external force। ठीक है ना, तो ये किस टाइप से है? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो अपनी डायरेक्शन अपने आप से चेंज नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तभी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। इसका एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं, व्हेन a bus moving on a road takes a sudden sharp turn, then passengers tends to move on other side। अगर अचानक से कोई बस स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब स्टीप टर्न लेती है लेफ्ट या राइट में, तो जो पैसेंजर्स हैं इट टेंड्स टू मूव ऑन द अदर साइड। मतलब अगर बस राइट में जा रही है तो पैसेंजर उसके साथ राइट में टर्न नहीं होते, इट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम राइट, मतलब लेफ्ट की तरफ उनकी गिरने की टेंडेंसी होती है, दे टेंड्स टू फॉलो ऑन द लेफ्ट साइड। वैसे ही अगर एक बस सडन शार्प टर्न लेती है टुवर्ड्स लेफ्ट, पैसेंजर्स हैव टेंडेंसी टू फॉल ऑन राइट हैंड साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके गिरने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि अचानक से वो
अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 टाइप के इनर्शिया हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है दैट एवरीबॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट unless and until some external force acts on it. Everybody continues to be in state of rest or of uniform motion unless some external force acts on it. बेसिकली इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो एक ही बात है। तो इनर्शिया के बारे में हमने जो भी पढ़ा वो फर्स्ट लॉ से ही डिराइव होता है, या फर्स्ट लॉ इनर्शिया से ही डिराइव होता है। देन कम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to this the rate of change of linear momentum is directly proportional to external force acting. External force acting. ठीक है ना। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। तो अगर हम इसको लेते हैं, इस मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या होता है। मैथमेटिकली rate of change of linear momentum is directly proportional to F external, ठीक है। F external जो है that is proportional to dp by dt। F external is equal to dp by dt। कांस्टेंट इसके अंदर 1 आ जाता है, तो F external की वैल्यू हमारे पास आ जाती है dp by dt। If mass is constant, P is equal to आ जाएगा mv। So dp by dt is equal to m dv by dt। This is ma। Therefore F external is equal to आ जाएगा m ठीक है। F एक्सटर्नल की वैल्यू m में आएगी। कई बच्चों को लगता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो F इक्वल टू m में होता है, ऐसा नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये है, ध्यान दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। F dp by dt is proportional to F external। F external proportional to dp by dt। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट 1 है, तो F external dp by dt है। इसमें अगर मास कांस्टेंट है तो P हम मोमेंटम ऐसे लिखते हैं mv। तो dp by dt इज इक्वल टू m dv by dt। dv by dt a होता है, तो यहाँ से आता है F external इज इक्वल टू m a।
कोई नहीं, हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी साथ ही एक बार देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम, इट इज quantity of motion contained in a body. It is product of mass of body with velocity of body. P vector is equal to mv vector. Linear momentum is a vector quantity. ठीक है जी। तो its SI unit is kg मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे लिखते हैं इसको, P vector is equal to mv vector. तो as P vector is equal to mv vector, it implies mod is equal to mv vector. ठीक है, यहाँ पे हम एक बार इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये P हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया V। तो बेसिकली जो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह आता है। ठीक है, P वर्सेस V ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ कह रहा है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। To every action there is an equal and opposite reaction, and these two, action and reaction, act on two different bodies. Act on two different bodies. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि एक तो तीन लॉज हैं हमारे पास, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ जो है उस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं, और थर्ड लॉ जो है वो, और फर्स्ट लॉ समझने का। फर्स्ट लॉ तो क्लियर ही है, हमें इनर्शिया से मिला है। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मतलब हर एक अप्लाइड फोर्स की एक काउंटर फोर्स एग्जिस्ट करती है जो इक्वल होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, और ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करेंगी। अगर एक बॉडी पे एक्शन हो रहा है तो किसी और बॉडी पे उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, आइए इसको हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं बारिश पे। कांस्टेंट फोर्स acting on a body
of mass. Three kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meters per second in 2.5 seconds, in 25 seconds. The direction of the body remains same. Unchanged. Calculate magnitude and direction of force. Calculate magnitude and direction of force. कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे क्या क्या टर्म्स गिवन है आप देख लीजिए. मास गिवन है 3 kg, इनिशियल स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल स्पीड गिवन है 3.5 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 25 सेकेंड्स. ठीक है. ठीक है. This is mass 3 kg, initial velocity 2 meter per second, final velocity 3.5 meter per second, time 25 seconds. So using first equation of motion, V is equal to U plus A T. Final velocity 3.5, initial velocity 2, acceleration into time. तो ये आ जाएगा acceleration is 3.5 minus 2, 1.5 by 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलेरेशन आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जीरो 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो इससे हमें फोर्स पता चलेगी क्या है. आइए देखते हैं. एक्सेलेरेशन तो आई गई यहाँ से. लेट्स सॉल्व फॉर फोर्स नाउ. फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, F इज इक्वल टू ma. मास हमें कितना गिवन है 3 इंटू एक्सेलेरेशन 0.06. दिस इज 0.18 न्यूटन फोर्स. ठीक है. अगर 25 सेकेंड्स है टोटल तो फिर एक्सेलेरेशन विल बी दिस 0.06. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 0.18 न्यूटन फोर्स लग गया. दिस इज द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, is in direction of motion. डायरेक्शन ऑफ मोशन के उसमें. ठीक है. चेक कीजिए इसको. सेकेंड, constant retarding force of 50 Newton
is applied to a mass 20 kg moving initially with 15 meter per second. How long does the body take to stop? रुकने में कितना समय लगेगा? कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, हम ये अज्यूम तो कर रहे हैं. Constant retarding force of 15 Newton is applied to a mass 20 kg, moving initially with 15 meter per second. How long does the body take to stop? So let us first of all find the acceleration as retarding force equal to 50 Newton और मास दिया हुआ आपको 20 kgs. Therefore retarding force by mass. Now force है 50 by 20, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Therefore एक्सेलरेशन अगर हम लेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि जब भी रिटार्डेशन होता है तो आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे कि बॉडी राइट में जा रही है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में है. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड. Therefore v is equal to u plus a t. Final velocity 0, 15. Time 150 by 25. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी 0 बिकॉज ये पूछा जा रहा है इन हाउ मच टाइम बॉडी विल बी स्टॉप्ड, रुकेगी कितनी देर के बाद. तो एक्सेलरेशन हमने -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखी थी. फाइनल वेलोसिटी 0 की, इनिशियल वेलोसिटी 15, 50 आ गया हमारे पास. 150 by 25. टाइम आ गया 6 सेकेंड. So it will take 6 seconds to stop this body by applying 50 Newton force as retarding force. चेक कर लीजिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है अभी तक, बिल्कुल. और constant force act on a body for 8 seconds. Mass of body is 10 kg. The force then stops acting. 8 सेकेंड के बाद फोर्स लगनी बंद हो जाती है. And the body describes 80 meter in next 5 seconds. Find the force. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए पहले तो. जैसे ये सिचुएशन थी हमारे पास, बॉडी मूव कर रही है पहले, अभी वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है यहाँ तक.
वो मूव करती है फॉर 8 सेकेंड। ये टाइम इधर आप ले सकते हैं, t इज इक्वल टू 0, इधर टाइम है t इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ से यहाँ में फोर्स एक्ट कर रही है। आफ्टर दैट q के बाद फोर्स एक्ट करना बंद कर देती है। नेक्स्ट 5 सेकेंड जो है उसके हिसाब से यहाँ पर जो टाइम हमारे पास आता है 8 + 5 13। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5 सेकेंड का टाइम है और ये डिस्टेंस भी है गिवन, दिस इज 80 मीटर। ठीक है, ये सिचुएशन है। यहाँ से P2Q मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। P2Q इज एक्सेलरेटेड मोशन। और Q2R इज यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। ये हमें अंडरस्टैंड करना है कैसे इसको करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फ्रॉम P2Q, P से Q, U इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एट P। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे एक्ट करेगी। अब वो Q पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो देख लेते हैं। V इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट Q। ठीक है, वो 80 मीटर 5 सेकंड में डिस्क्राइब कर रहा है यूजिंग P2Q में 80 मीटर है 5 सेकंड में। और Q2R displacement QR is 80 meter, time duration TQR is 5 seconds। ठीक है, therefore using आठ सेकेंड के लिए कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है और 80 मीटर फाइनली डिस्क्राइब कर रहा है कांस्टेंट से। therefore SQR is equal to velocity V, velocity is constant, V into T। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V टू 5, 16 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, P Q, यहाँ जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वही वेलोसिटी R पे होगी। इधर वेलोसिटी थी U। ठीक है, फ्रॉम P2Q टाइम कितना गिवन है, 8 सेकेंड्स। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो V है दैट इज फाइनली वी हैव फाउंड इट इज 16 मीटर पर सेकेंड। अभी 8 सेकेंड है, V हमें पता है। U is equal to 0 as it is not given, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। therefore using V is equal to U plus a t। V की वैल्यू होगी 16, U 0, एक्सेलरेशन a, टाइम 8। तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास हमें गिवन है इसका, कितना मास है, बॉडी 10 kg की है, 10 kg।
Therefore, F is equal to ma, 10 into 2, 20 newtons. From P to Q, it is uniformly accelerated motion, but Q to R is constant velocity, uniform motion. Q से R में constant रही ना velocity V और ये भी V. यहाँ P से Q में तो P पे U थी velocity, Q पे V है. Q to R is accelerated motion. ठीक है. Q to R जो है, P to Q is accelerated motion, Q to R is uniform motion. Uniform motion में velocity remains same. F की वैल्यू आ गई हमारे पास, इट इज 20 न्यूटन्स. चेक कर लीजिए बेटा, क्लियर होना चाहिए आपको. दोबारा से अंडरस्टैंड कीजिए कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे 8 सेकंड के लिए, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है. उसके बाद वो फोर्स लगनी बंद हो जाती है. 5 सेकंड बॉडी मूव करती है 80 मीटर. तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी आ जाएगी 80 मीटर. डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया 5, तो 80/5 किया मैंने, तो मेरे को वेलोसिटी आ गई 16 मीटर पर सेकंड. जिस वेलोसिटी से Q से R तक जाएगी बॉडी. Q पे वेलोसिटी पता है, यह स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ले रहे हैं. नथिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. U 0 हो गया. इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमें पता है, टाइम पता है, तो v = u + 80 अप्लाई किया मैंने, मेरे को एक्सेलेरेशन आ गई. एक्सेलेरेशन आ गई, मास गिवन है तो फोर्स आ गई. 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है उस बॉडी के ऊपर फ्रॉम P to Q. ठीक है. क्लियर है. आइए नेक्स्ट हम हेडिंग लिखते हैं लीनियर इम्पल्स. Linear impulse is defined as change in linear momentum of body. किसी बॉडी की जो लीनियर मोमेंटम का चेंज है, दैट इज नोन एज लीनियर इम्पल्स. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स. शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स, इसको शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स भी बोलते हैं. ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स. मतलब बहुत कम इंटरवल के लिए अगर फोर्स लग रही है तो उसको भी हम लीनियर इम्पल्स बोलते हैं. उसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग लिखते हैं, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ. F external is equal to dp/dt. Therefore, dp is equal to F external dt. Integrate. ये P initial से P final. F external dt. P final minus P initial. F external dt. ठीक है. तो therefore ये आ जाता है डेल्टा P इंटीग्रल F एक्सटर्नल dt. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस पे,
एफ एक्सटर्नल वर्सेस टाइम टी। T1 T2। तो हम लीनियर इम्पल्स ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर इम्पल्स इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ये T2 माइनस T1 इज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो शेडेड एरिया जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या बस। अब इसका आप वो भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होती है, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स। व्हाट आर द एप्लीकेशंस? बेसिकली लीनियर इम्पल्स क्या होता है, सडन चेंज, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर वेलोसिटी में सडन चेंज आएगा तो लीनियर मोमेंटम में भी आएगा। सडन चेंज कब कब आता है, इसका एग्जांपल है सबसे पहला, हिटिंग बॉल विद अ बैट। जैसे आप, बैट्समैन जो है वो बॉल को हिट करता है, जस्ट बिफोर हिटिंग एंड जस्ट आफ्टर हिटिंग, वो लीनियर इम्पल्स की वजह से है। फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर, जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर एंड जस्ट आफ्टर हिटिंग, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इम्पल्स। उसको इम्पल्स लग रही है वहाँ, एक लीनियर इम्पल्स बेसिकली एक फोर्स लगेगी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो इम्पल्स की वजह से ही है। फायरिंग विद गन, जस्ट बिफोर फायरिंग, जस्ट आफ्टर फायरिंग, इमीडिएटली चेंज इन मोमेंटम है, वेलोसिटी का चेंज आएगा बुलेट में, तो उसको हम लीनियर इम्पल्स में काउंट करते हैं। चेक कर लिया यहाँ पर एक बार इसको। ठीक है, लीनियर इम्पल्स। आइए अब इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A hammer of mass 1 kg moving with speed of 6 meter per second, striking a nail and comes to rest in 0.1 seconds. Find impulse of force, acceleration of hammer, retarding force, that stops hammer। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये
सबसे पहले अगर हम इसमें इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 0, टाइम 0.1 सेकेंड्स। तो इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स, that is mass m, final v minus u. What is m? 1 kg, final velocity 0, initial velocity 6, minus 6 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, पीछे लीनियर इम्पल्स जो है इसकी एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड, एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी तो कोई नहीं, ठीक है ना। पहला सबसे जो है इम्पल्स वही आ गई हमारे पास, ठीक है। 6 न्यूटन पर सेकंड की इम्पल्स, माइनस 6 न्यूटन पर सेकंड की इम्पल्स है जो हैमर पे लगेगी, एक्सेलरेशन ऑफ हैमर। तो इसके लिए यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी में 6 प्लस एक्सेलरेशन, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। तो ए की वैल्यू आ जाएगी -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है, बेसिकली एक रिटार्डेशन की तरह है, ठीक है। थर्ड, रिटार्डिंग फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स हैमर, तो मास अगर हमें उसकी गिवन है 1 और एक्सेलरेशन गिवन है -60, तो रिटार्डिंग फोर्स आ गया -60 न्यूटन, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। चेक कर लीजिए आप इसको एक बार। थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, चेक कर लीजिए इसको बेटा। लीनियर इम्पल्स कैसे पता कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम कॉमन लिया, चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.2 kg moves with speed of 20 meters per second and is brought to rest by a player in 0.1 seconds. Find impulse. Linear impulse of ball. लीनियर इम्पल्स बतानी है और एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय प्लेयर। ट्राई कर लीजिए आप इसको एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। क्रिकेट की बॉल जो उसका मास है 0.2 kg,
वो it is moving with a speed of 20 meter per second and is brought to rest. Initial velocity 20 meter per second, final velocity है 0, टाइम है 0.1 सेकेंड. ठीक है. तो अब नंबर 1 आपको बताना है लीनियर इम्पल्स कितनी है. लीनियर इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा पी एम वी माइनस एम यू. मास है 0.2, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 न्यूटन सेकेंड. ये लीनियर इम्पल्स आ गई. एवरेज फोर्स जो लगेगी दैट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी टाइम. दिस इज -4 बाय टाइम कितना है 0.1 -40 न्यूटन. ये डेल्टा पी है. ठीक है. चेक कर लीजिए बताइए इसको. एक बार देख लीजिए. क्रिकेट बॉल जो है उसका मास गिवन है आपको 0.2 kg और इट इज मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है बॉल और वो रेस्ट पे आती है एक प्लेयर के थ्रू. मतलब कैच कर रहा होगा प्लेयर, 0.1 सेकेंड में उसने उसको कैच कर लिया, एक तरह से रेस्ट पे ले आया. अभी व्हाट इज द लीनियर इम्पल्स ऑफ द बॉल. लीनियर इम्पल्स क्या है बॉल की. So linear impulse is change in linear momentum mv final minus mu initial. Final minus initial 20. डेल्टा पी आ गया -4. एवरेज फोर्स जो प्लेयर लगा रहा है उसको रोकने के लिए -40 न्यूटन. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. आई होप ये क्लियर होंगे आपको. बॉल ऑफ मास m is moving towards a ball with speed u. It hits the wall and rebounds with speed v. Find change in linear momentum. Find change in linear momentum. Find find change in linear momentum if ball remains in contact with wall for 0. Delta t time for delta t time. Find force acting on ball. ठीक है. आइए इसको हम एक बार देखते हैं जरा. कुछ इस टाइप से है ये क्वेश्चन.
ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है बिफोर हिटिंग, ये है आफ्टर हिटिंग। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग में डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो चुकी है, इनिशियल मोमेंटम एम यू था टुवर्ड्स राइट, और फाइनल मोमेंटम जो है वो है एम वी टुवर्ड्स लेफ्ट। एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव। therefore change in linear momentum डेल्टा पी, ये हो जाएगा एम मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं u प्लस वी, मतलब ऐड हो जाएगा बेसिकली दोनों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन होती तो हम माइनस करते, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एम वी प्लस यू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसमें इसको ऐसे भी आप समझना चाहें तो लिख सकते हैं, इनिशियल ये वेक्टर साइन के साथ एम यू आई कैप, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, फाइनल ये आता है एम वी माइनस आई कैप। ठीक है, वेक्टर अगर कर चुके हैं तो आप ये समझ सकते हैं, फिर चेंज लेंगे तो फाइन माइनस इनिशियल। मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो ऐड हो जाता है, सेम डायरेक्शन हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है ये, अगर एक्सटर्नल फोर्स हमें पता करनी है तो दिस इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये हो गया एम वी प्लस यू डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। सेम ये आप चाहें तो ये वर्टिकल के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए किया है, ये यू से आ रहा है इधर और वी से जाएगा, अगेन चेंज इज एम यू प्लस वी। ठीक है, ये है। तो इसमें आप ऐसे भी एक समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी ले लेते हैं, अगर बॉल इस तरह से आती है वर्टिकल और यहाँ से ऐसे चली आती है, ये अल्फा और ये भी अल्फा। ठीक है, a ball of mass m hits floor with speed u at an angle alpha with vertical and leaves with velocity u, same ही velocity है, at an angle alpha with vertical, velocity is find change in momentum। ऐसे क्वेश्चंस में चेंज इन मोमेंटम कैसे हम पता करेंगे, आइए देखते हैं। ये इस तरह से
एंगल अल्फा है, ये भी ऐसे है, अल्फा यू की स्पीड से है ये। तो अब जब इसमें हम कंपोनेंट लेंगे तो मैंने आपको बताया था ना, जिसके साथ अल्फा उसके साथ आप यू कॉस अल्फा लगाएंगे और ये होगा यू साइन अल्फा। ठीक है, और फाइनली फिर जब ये ऐसे जाएंगे बी से, ये भी अल्फा है। तो रिमेंबर ऑलवेज, जो भी वेक्टर है उसका जिसके साथ अल्फा है वो कॉस है हमेशा, कॉस अल्फा। दूसरे वाला साइन है, तो इसमें यू साइन अल्फा है, इसमें काम करते हैं, इसमें वेलोसिटी दोनों में यू ही है, लीव्स विद यू, ये यू ही थी वेलोसिटी, अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, तो ये भी यू थे, ये भी यू है, इसको यू कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी यू है और ये भी यू है। तो ये यू साइन अल्फा हॉरिजॉन्टल है, ये भी यू साइन अल्फा हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जीरो हो गया। तो नेट चेंज इन मोमेंटम देखिए कितना आता है। ये ऑपोजिट है, यू कॉस अल्फा यू कॉस अल्फा, तो ये डबल हो गया, ऐड हो गया, मतलब एक तरह से ऑपोजिट सा तो ऐड हो गया और m से मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 2mu cos। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा, बस आज इतना ही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा अब इस चैप्टर का, इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।